Hello class and welcome to my next video lecture of physics. Class, as we were discussing chapter number 11, that is all about thermodynamics. So today our article number or topic is 11.8, that is called second law of thermodynamics. So let's start. Before going to the discussion about what is second law of thermodynamics, we have to discuss first law of thermodynamics little bit. That tells us that heat energy, we know that from the first law of thermodynamics, heat energy can be converted into equivalent amount of work. अब हमें ये तो पता है कि हीट एनर्जी हम किसी भी रिजर्वायर से अगर एब्जॉर्ब करें लें तो उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग हीट जो है दैट वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन टुवर्ड्स द कोल्ड रिजर्वायर एंड दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए हीट इंजन. The engine absorbs heat Q1 from the hot reservoir, expels heat Q to the cold reservoir and does some output work that has been shown in the picture in this block diagram. So class, अब हमें थोड़ा सा idea we have we know a little bit about the operation or procedure, what heat engine actually does. क्या करता है कि heat हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जो हीट बच जाती है आफ्टर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क रिजेक्ट करता है. अच्छा, अब इस सारे प्रोसीजर में क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि जितनी भी हीट टोटल उसने एब्जॉर्ब की है Q, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा ई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चेंज इन द इंटरनल एनर्जी में कुछ यूज़ होगी प्लस कुछ एक्सटर्नली वर्क डन में. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है. बट हियर वी विल सी दैट कि एज द वर्किंग सब्सटेंस गो थ्रू ए साइक्लिकल प्रोसेस. अब क्या हुआ कि Q1 हीट जैसा कि एब्जॉर्ब की गई थी और आफ्टर डूइंग सम वर्क Q2 हीट रिजेक्ट की गई, तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इवेंचुअली अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया, जिससे क्या हुआ कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो हो गया ना. तो इसका ये मतलब हुआ अगर हम ये चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देन वी विल लेफ्ट विथ Q इक्वल्स टू W. सो दैट मीन्स W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2. सो दैट मीन्स द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वुड बी कन्वर्टेड टू द वर्क W. इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देखिए कि इफ़ वी हैव ए पेट्रोल इंजन ऑफ ए मोटर कार दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल and converts a fraction of this energy to mechanical energy or work and expels the rest to the atmosphere. It has been observed that petrol engine converts roughly 25% and diesel engine 35 to 40% available that energy into work. So अगर हम पेट्रोल इंजन की या डीजल इंजन की एग्जांपल देखें तो पेट्रोल इंजन तकरीबन 25% एनर्जी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसका 25% उसका वर्क में कन्वर्ट करता है और डीजल इंजन जो है वो 35 to 40. इसका मतलब है कि डीजल इंजन परफॉर्म लिटिल बिट मोर एफिशिएंट. वी कैन से दैट दिस इज मोर एफिशिएंट और परफॉर्म and utilize more energy into work. So the second law of thermodynamics, we can say that is a formal statement based on these observations, and now we are in position to state the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics has numerous statements, but here we will discuss the statement of Lord Kelvin's that is based on the working of a heat engine, that states that it is impossible to devise a process which may convert heat extracted from a single reservoir. ऐसा नहीं हो सकता कि आप हीट एक्सट्रैक्ट करें एक किसी भी रिजर्वायर से और कन्वर्ट कर लें इंटायरली इनटू द वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस. ये नहीं हो सकता कि आप हीट एब्जॉर्ब करें उसके बाद आप वर्क करें और कोई भी फालतू हीट ना बचे जिसको कि आप T2 रिजर्वायर पर भेज सकें. तो ये लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट है. इसको समझने के लिए अगर साथ ही दी गई ब्लॉक डायग्राम का हम मुतालिया करें
तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें देखिए ये वो स्टेटमेंट है जो कि लॉर्ड केल्विन ने दी है और उसी को ही डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस किया गया है। हियर वी विल डिस्कस द टेम्परेचर and heat is extracted from the high temperature T1 towards the heat engine main core, and then this heat will entirely be converted to the work, and we will not be leaving with एक्स्ट्रा इंटायरली वी हमारे पास कोई ऐसी हीट नहीं बची जो कि एक्सपेल हो जाए टुवर्ड्स द टेम्परेचर T2। सो अब देखिए इसी को उसने क्रॉस दैट, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्रॉस किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द केल्विन स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द प्रोसेस पिक्चर्ड हियर इज इम्पॉसिबल। हीट फ्रॉम ए सोर्स एट ए सिंगल टेम्परेचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड एनीमोर इंटायरली इनटू द वर्क, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड द second law of thermodynamics. And if we discuss its example, we have a lot of energy in our atmosphere and oceans, but unfortunately we don't have low temperature reservoirs or sinks from that's why we cannot use these oceans energy, the wave of oceans energy, or the wind of our atmospheres टू परफॉर्म सम वर्क। हमारे पास एटमॉस्फेयर में हवा की सूरत में आप देखिए कि हवा के पास भी एनर्जी होती है, ओशियंस में वेव के पास एनर्जी होती है, लेकिन हम इसी एनर्जी को इंटायरली इसका कुछ भी पार्ट वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ दैट दे डोंट हैव एनी सोर्स और सिंक नहीं है इनके पास कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकें और उसको कन्वर्ट कर सकें वर्क में। सो ये इसकी एग्जांपल थी, और इससे पहले हमने यही देखा कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कोई हीट इंजन बने जिसमें सोर्स तो मौजूद हो बट सिंक मौजूद ना हो। So as a consequence of second law of thermodynamics, two bodies at different temperatures are essential for the conversion of heat into work. दो बॉडीज बहुत ज़रूरी हैं, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो, एक लो टेम्परेचर, या ये कह सकते हैं कि सोर्स एंड सिंक बोथ आर necessary to operate a heat engine into for factual और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए हीट इंजन। अगर नहीं होगा, अगर एक भी सोर्स या सिंक में से कोई भी चीज़ एब्सेंट होगी तो हम हीट इंजन से वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते और हीट इंजन ऑपरेट इस तरह से नहीं कर सकता। सो क्लास दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।